एकेडमी को 1 महीना पूरा हो चुका है। 10th अप्रैल को यानी मेरे बर्थडे के दिन जो एकेडमी है वो लॉन्च किया गया था। और ये 1 महीने में ट्रिमेंडस रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है, मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था उस तरीके का रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है। और हमने जो नई चीज़ की शुरुआत की है, जहाँ पर जो भी एकेडमी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है, उनके साथ मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, मतलब लाइव इंटरेक्शन होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो कल से उसकी शुरुआत हुई है। अगर सब उसमें इंक्लूड नहीं हुए पाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे ये जो चीज़ है वो चलती रहेगी, जहाँ पर लाइव में इंटरेक्शन करूँगा इंडिविजुअली। देखिए, यहाँ पर क्लासरूम में तो बहुत सारी जगहों पर हुआ है। एकेडमी ऐसा पहला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो पर्सनली इंटरेक्शन जो है वो कर रहा है, मतलब मैं हर एक इंडिविजुअल के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, भले ही वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, भले ही वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो मैं सुन रहा हूँ और उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसकी शुरुआत कल से हो चुकी है और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात की, और प्राउड भी फील हो रहा है कि एकेडमी पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ये जो चीज़ है इसकी शुरुआत की है। तो आप सबका प्यार इसी तरह बरकरार रखिए और जो क्वालिटी है वो आपको मिलती रहेगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू विल गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। मतलब कि अगर लोग आप पर डाउट कर रहे हैं, लोग आप पर शक कर रहे हैं, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना दूर चले जाओ कि उनकी आवाज़ आपको सुनाई ही ना दे। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आपको कोई फर्क ही ना पड़े। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि इसको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो, सामने वाले को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, सामने वाला मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करता है। अरे जब आप खुद को झूठ बोल रहे हो, आप खुद पर भरोसा नहीं रख रहे हो, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाला इंसान कैसे कर सकता है। शाहरुख खान ने खुद बोला था कि अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट ना करूं तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि दूसरे लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। अगर मैं खुद को प्यार नहीं कर सकता हूं तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि लोग जो है, दुनिया जो है, मुझसे प्यार करे। इसीलिए अगर मैं ये दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मुझे खुद पर भी वो लागू करना पड़ेगा। और इसीलिए आप अगर खुद से झूठ बोल रहे हो तो आप दुनिया की नज़रों में झूठे ही रहोगे। अगर आप खुद को कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो आप दुनिया को कभी कमिटमेंट नहीं दे सकोगे। और अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रखते हो तो दुनिया आप पर कभी भरोसा नहीं रखेगी। और दुनिया अपना भरोसा, अपना प्यार चेंज करती रहती है। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है और प्यार है तो दुनिया कभी ना कभी आपको प्यार और आप पर भरोसा जरूर करेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 11th मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले यहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय।
तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन हम देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेबर लॉ जो है उसके बारे में बात की गई है, जो भी चेंजेस हुए हैं। तो काफ़ी सारे लेबर लॉज जो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास में भी जो लेबर लॉज लाए गए थे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम ये आर्टिकल देखने वाले हैं। ये वाला आर्टिकल अगर आप देखोगे तो ये फ्लोरेंस के बारे में है। तो ये कौन थी, क्या थी, ये हम एमसीक्यू के जरिए इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विटामिन डी जो है उसका लिंक कोविड से कैसे है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर भी नजर डालेंगे। जब हम एडिटोरियल पेज आइडियाज देखते हैं तो यहाँ पर जो सुब्रमण्यम साहब है उन्होंने फिर से यहाँ पर कुछ सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। तो क्या सोल्यूशन है उन पर हम नजर डालेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो इस पर भी हम नजर डालेंगे, बट ऑब्वियसली इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये वाला आर्टिकल जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर स्प्रेड होती है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर रिकवरी मतलब यहाँ पर देखिए जो एग्री मार्केट है उसे हम कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। और ये वाला जो आर्टिकल है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना और उसी के साथ साथ जो कैश ट्रांसफर है उसके बारे में बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी महिलाएं जो है, जो सरकार उनके अकाउंट में 500 रुपये डाल रही है, तो ऐसे काफ़ी कम है जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत यहाँ पर जो गरीब महिला है उन्होंने अकाउंट जो है वो ओपन किए हैं, जिसके तहत यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर इस कैश ट्रांसफर का फायदा नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं तो लेबर लॉ यहाँ पर चेंज किए गए हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है अनाउंस किए गए हैं 3 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के द्वारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और बाकी सेवरल स्टेट्स है जो कि कांग्रेस के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। और उसी के साथ साथ इन्होंने भी कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन इतने बड़े चेंजेस जो है वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस जो है कर लिए हैं। मतलब जितने भी यहाँ पर लॉज हमें देखने को मिलते हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब यहाँ पर इसका नतीजा क्या हो सकता है, क्या सारी चीज़ें हो सकती है, ये सब हम यहाँ पर अभी देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर लॉज है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर कंडीशंस देखोगे आप वर्कर्स की, तो उसके बारे में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है, शॉप्स एंड कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट एक्ट है, वेजेस जो पैसा उन्हें मिलता है उसके बारे में देखा जाए तो उसके लिए भी एक्ट है, जो मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है। सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट है, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, एम्प्लॉयर सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट एक्ट है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो लेबर्स के लिए लॉ पे लॉ, लॉ पे लॉ, लॉ पे लॉ, लॉ पे लॉ है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो स्टेट जिन्होंने यहाँ पर इसमें चेंजेस किए हैं, लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पर स्टेट्स जब कर रहे हैं चेंजेस तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर स्टेट को भी अथॉरिटी होगी। हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिसमें यूनियन जो है लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसपे एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकार है लॉज बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिसमें दोनों भी लॉज बना सकते हैं। अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर ये जो लिस्ट है यही बताती कि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लेबर देखते हैं तो वो कौन से इसमें आता है, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आर्टिकल में नहीं दी गई है। मतलब क्या है, मतलब बेसिकली यहाँ पर सेंटर हो या स्टेट हो दोनों भी लॉज बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोदी जी बोल भी रहे हैं कि हम दोनों के पास ये पावर है, तो मतलब हम दोनों शक्तिमान हुए क्या तो यहाँ पर इस तरीके की पावर मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वेज गैप, देखिए वेज गैप, देखिए यहाँ पर जो जेंडर है उसमें, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेल जो है वो रेड इसमें, फीमेल जो है वो ब्लैक इसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा गैप हमें देखने को मिलता है ना। रेगुलर वेज देखिए, रेगुलर अर्बन वर्कर देखिए, रेगुलर रूरल वर्कर देखिए, कैजुअल अर्बन वर्कर देखिए, कैजुअल रूरल वर्कर देखिए। जो मेल है उन्हें यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, जो विमेन है उन्हें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें किस तरीके से डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये भी इस चार्ट में दिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके लिए आता है जो कि यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था, सेम इसी तरीके का नहीं लेकिन ये टॉपिक पे पूछा गया था, सेम ही आप समझ लीजिए क्योंकि यही सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही थी यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी 2018 हो या 19 हो वो मुझे एक्जैक्ट पता नहीं है, 17 या 18 या 19 इन तीनों में से काय में तो भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये है कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर हिंदी जो है वो भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी माध्यम से है।
फैक्ट्रीज एक्ट 1881 ये पास किया गया था, जिससे कि यहाँ पर जो वेजेस हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के वो फिक्स किए जा सके, और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेड यूनियन फॉर्म करने को इजाज़त जो है वो दी जा सके। एन एम लोखंडे जो है वो पायनियर थे ये लेबर मूवमेंट जो है ब्रिटिश इंडिया में ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये यूपीएससी में आपसे सवाल पूछा गया था। और यहाँ पर आप देखोगे तो सही जवाब जो है, पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये गलत हो जाता है, दूसरा अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही है। एन एम लोखंडे जो है ये यहाँ पर पायनियर थे। तो जवाब देखने को मिलता है B2 ओनली। तो यहाँ पर आप देखोगे 1881 का जो एक्ट है, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें देखते हैं। 1881 का जो एक्ट है वो एम कर रहा था कि यहाँ पर वर्किंग कंडीशन जो है लेबर्स की वो इम्प्रूव की जा सके। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है चिल्ड्रन का अंडर द एज ऑफ 7, ठीक है, 7 साल उससे कम यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया था। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो 7 साल से कम के जो बच्चे हैं, मतलब जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, आप सोचिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चा है, फर्स्ट या मोस्टली सेकेंड स्टैंडर्ड में जो बच्चा है वो वहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो वर्किंग आवर्स है फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स वो यहाँ पर रिड्यूस किए गए थे, और उसी के साथ साथ डेंजर मशीनरीज है उन्हें भी यहाँ पर फेंसिंग की जाए प्रॉपरली, ये भी बोला गया था। अब यहाँ पर लोखंडे जो है यहाँ पर पायनियर थे लेबर मूवमेंट जो है इंडिया में, उन्हें रिमेंबर किया जाता है। यहाँ पर जो सुधारना है वर्किंग कंडीशन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की उनके लिए 19वीं सेंचुरी में जो हमें देखने को मिली थी, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कई इनिशिएटिव्स जो है वो भी लिए ऑन कास्ट एंड कम्युनल इश्यूज। तो यहाँ पर इनका नाम जो है आपको पता रहना चाहिए। एक बार यूपीएससी में पूछा गया है तो फिर से पूछना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और फिर यहाँ पर 1991 का एक्ट जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 1991 का एक्ट है। अब ये 1991 का एक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें हमें जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट नाइट उनके रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जो लोअर और अपर एज लिमिट है चाइल्ड वर्कर्स के लिए वो भी यहाँ पर रेज की गई थी फैक्ट्रीज में टू 9 and 14 ईयर्स। मतलब यहाँ पर क्या था 9 मिनिमम और मैक्सिमम 14, ठीक है, यहाँ पर की गई थी लोअर एंड अपर एज लिमिट फॉर चाइल्ड वर्कर्स फैक्ट्रीज में। डेली आवर जो है वो भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिए गए थे फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 9 to 7, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या था, डेली आपको जितना काम करना है, पहले 9 घंटे काम करते थे, अब वो कम करके 7 घंटे कर दिया गया था। उसी के साथ साथ पहली बार इंडिया में जो ग्रांट्स है वो भी प्रोवाइड किया गया था। रेगुलर रेस्ट जो है इंटरवल में वो भी यहाँ पर दी जाने की बात की गई थी, ठीक है। विमेन के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें की गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ जिससे कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। डिटेल में तो हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसमें तो आपको पूरा ये डिटेल में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर ये एक्ट जो है उसे अमेंड किया गया 1911 में। अब देखिए 1948 तक ये जो एक्ट्स है काफ़ी धीरे धीरे चेंज होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वर्किंग आवर जो है फॉर मेल वर्कर्स लिमिटेड टू 12 इन अ डे, और 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। फिर आर जो है वर्क फॉर चाइल्ड लेबर्स वो यहाँ पर 6 घंटे रिड्यूस कर दिया गया था, 7 घंटे 6 घंटे, और रेस्ट इंटरवल जो है हाफ एन आवर यहीं पे मिलेगा बच्चों को। नाइट शिफ्ट जो है वो यहाँ पर प्रोहिबिट कर दी गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी जो है उसके लिए भी यहाँ पर चीज़ें लाई गई थी। फिर यहाँ पर आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मतलब यहाँ पर आज़ादी मिलने के बाद डोमिनियन स्टेटस में यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज है एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, जहाँ 10 से ज़्यादा है वो इसमें कवर किए गए थे। और उसी के साथ साथ जहाँ पर पावर इस्तेमाल नहीं है 20 से ज़्यादा कवर किए गए थे। यहाँ पर प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर थी कि यहाँ पर जो भी प्रोविजंस एक्ट में वो लगाए जा सके फॉर प्रीमाइसेस जो एम्प्लॉयमेंट है उसके रिस्पेक्टिव। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मेन प्रोविजन जो एक्ट के वो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, आवर्स ऑफ वर्क जो है, जो यंग पर्सन है, विमेन है, उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एनुअल लीव जो होती है वेजेस के ऊपर उससे रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज जो होते हैं, पेनल्टीज जो लगानी पड़ती है अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं तो ये सबसे रिलेटेड हमें जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हमने फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो देख लिया। अब यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें उसी की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मिनिमम वेज एक्ट अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम जो वेजेस है आपको देने पड़ते हैं कि इतना आपको देना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो 100 रुपीज़ आपको देना ही पड़ेगा, इससे कम आप नहीं दे सकते हो। अब ये कब होगा, ये होगा जब ये फॉर्मल इसमें लिया जाए, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कोई वेज करने के लिए जाता हूँ और मैं अगर पूरे पेपर साइन करता हूँ उसके बाद वो इसमें आ जाएगा कि हाँ अब यहाँ पर पेपर साइन हुआ तो आपको मिनिमम 100 रुपीज़ जो है देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पेपर साइन नहीं करता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो बोलता है कि ठीक है अगर तुमको चाहिए तो पेपर साइन नहीं होगा लेकिन आपको 50 रुपये में काम करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, ये भी मैं 50 रुपये में काम कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल टाइप का हो गया, है ना।
उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 का, ये यहाँ पर सर्विसेज जो है जैसे कि ले ऑफ हो गया, ले ऑफ आप किस तरीके से कर सकते हो, आप एकदम से नहीं निकाल सकते हो, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, उसके बारे में हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके के हमें अलग अलग एक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स यहाँ पर लेबर से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यूपी जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उन्होंने सभी यहाँ पर सस्पेंड कर दिए हैं। अब देखिए ये सस्पेंड तो कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसमें कोई दोहराए नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने सस्पेंड क्यों किया है? उन्होंने सस्पेंड किया है जिससे कि अब जो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, जो यहाँ पर एम्प्लॉय कर रहे हैं, अब वो अगर यहाँ पर देखे तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप हो, आपको यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है, आपकी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मतलब आपका प्रोडक्शन जो है वो ना रुके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर जो लेबर्स है उन्हें लगाना पड़ेगा। अब जब आप लेबर्स लगाने जा रहे हो तो आपको मिनिमम उनको 100 रुपये जो है वो देने ही पड़ रहे हैं, 100 रुपये देना पड़ रहा है। आप सोच रहे हो कि छोड़ो यार, पहले इतना नुकसान हो गया, अब 100 रुपये देना पड़ेगा, इससे अच्छा है रहने दो। और उसी के साथ साथ अब ये 100 रुपये भी देना पड़ रहा है और 7 ही घंटे वो काम करेंगे फॉर से, मतलब 7 घंटे 6 घंटे जितने भी, उतने ही वो काम करेंगे, ये उनकी लिमिट लगाई गई है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा? प्रोडक्शन जो है वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, है ना। अब रैदर देन इसके, अगर ऐसा होता है कि मैं उनको 50 रुपये में देता हूँ, 50 रुपये में वो काम कर रहे हैं और मैं उनसे 12 घंटे 24 घंटे काम करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा, इनको जो पैसा है वो भी यहाँ पर मिलेगा, और प्रोडक्शन होगा तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर ऊपर जा सकती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। इसी के चलते यहाँ पर जो चेंजेस है लेबर लॉज में वो किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सजेशन भी दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर चेंजेस कर रही है, मतलब सब वर्किंग कंडीशन हटा रही है, सेफ्टी मेजर्स हटा रही है, सब कुछ हटा रही है। मतलब अब यहाँ पर एक लेबर को आप एक मतलब किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर प्रावधान जो है सरकार की तरफ से ऑफिशियली दिए जा रहे हैं सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जो बाकी की जो गवर्नमेंट्स है, मतलब अगर आप देखोगे तो कनाडा अगर आप देखो तो वहाँ पर टेम्पररी वेजेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, उनको अलग से पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। वियतनाम अगर आप देखोगे 3 महीने के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी बोनस पेमेंट जो है पैकेज वहाँ पर दिया जा रहा है डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को। यूके अगर आप देखो तो वहाँ पर भी जो यूजुअल वेजेस जो एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ पर पैसे जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें निकाला ना जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? जो वेजेस है इंडस्ट्रीज के साथ शेयर कर सकती थी। मतलब कि फॉर से कि आपको यहाँ पर 100 रुपये देना पड़ रहा है ना उसको, तो ठीक है 100 रुपये ही हम उसको देंगे। हम यहाँ पर आपको 50 रुपये देंगे, आपको सिर्फ 85 रुपये देना है। आप कितना दे सकते हो? 50 ना। तो हम यहाँ पर सरकार बोलेगी हम 50 देते हैं, लेकिन वर्कर जो है उसको यहाँ पर 100 ही रुपये मिलेंगे। इससे क्या होता था? इससे जो वर्कर है उसको भी बेनिफिट होता था, जो एम्प्लॉयर है उसको भी बेनिफिट होता था, सभी को यहाँ पर बेनिफिट होता था। सरकार ने ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए थी, ऐसा यहाँ पर सजेशन प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल के जरिए। देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खासियत ये है कि यहाँ पर सजेशन ओरिएंटेड जो है, सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सैलरी कट हो जाएगी, ये सब चीज़ें अभी आगे हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आ रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल है उनके बारे में, जो फ्लोरेसेंस है ना उनके बारे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। तो यहाँ पर पहला अगर आप देखोगे तो ये फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की, यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हो, वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। अब यहाँ पर उनका जो करियर था उसमें उन्होंने जो हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस है उसमें काफ़ी स्ट्रेस दिया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 जो है, इसके चलते यहाँ पर काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर हैंड वॉशिंग पर उन्होंने जोर दिया था, और उन्हें लेडी विद द लैम्प जो है वो भी कहा जाता है। मतलब उन्हें जो लेडी विद द लैम्प है ये भी कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो फाउंडर थी ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनका जो करियर है वो उन्होंने स्ट्रेस किया है हैंड वॉशिंग पर, मतलब स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो हाइजीन जो है उस पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। और क्रीमियन वॉर हुआ था, क्रीमियन वॉर, उस टाइम पर उन्होंने वहाँ पर गई और उन्होंने काफ़ी काम किए थे, तो इसलिए उनका वहाँ पर नाम पड़ गया था लेडी विद द लैम्प।
और उसी के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जो पर्सनल हाइजीन होती है, जिन्होंने पर्सनल हाइजीन बरती है वो यहाँ पर जल्दी अच्छे हो जाते हैं, और जिन्होंने पर्सनल हाइजीन नहीं रखी है उनकी तबीयत खराब होती जाती है। तो ये कोविड-19 की वजह से ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में आपको इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रीमियन वॉर जो है उससे एसोसिएटेड थी। क्रीमियन वॉर के टाइम पर वो गई थी, और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि जो डेथ रेट है ओवर द टाइम उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर जो लोकल फैक्टर्स है, हॉस्पिटल हाइजीन जो है वो अगर वहाँ पर बरकरार रहे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ मतलब जो ये है मॉडर्न नर्सिंग है उसके नाम से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ और मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा, तो इतना सफिशेंट है। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर तो इसमें क्या रहेगा, दोनों तीनों जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी जो है इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जो विटामिन डी है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखिए विटामिन डी, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, विटामिन डी जो है नोन टू मॉड्यूलेट द रिस्पॉन्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल, जिसमें यहाँ पर टू मच इन्फ्लेमेटरी जो यहाँ पर चीज़ें होती है उसको यहाँ पर प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर आप कोविड देखोगे तो उससे बचने में, मतलब जहाँ पर विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा है लोगों में तो वह यहाँ पर बचा जा रहा है, लोग जो है वो यहाँ पर बच रहे हैं, मतलब उनकी डेथ जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। ओके, और यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। विटामिन डी जो है कौन सी डिफिशियंसी डिसऑर्डर, लॉस ऑफ विजन होता है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। विटामिन बी1 बेरी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स द पेयर में पूछा गया है, मतलब विटामिन ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये टेबल पर आप नज़र डाल लीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी देखने को मिलती है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कोविड की जब बात हो ही रही है तो कोविड में ये बोला गया है कि ऑफिशियल जो वैक्सीन है, सब यहाँ पर दावे कर रहे हैं, लेकिन ये भी बोला गया है कि जो ऑफिशियल वैक्सीन है ये 2 साल तक नहीं निकल सकती है, मतलब 2 साल तक हमें कोरोना वायरस के साथ ही रहना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है वन फंड टू सेफ्टी नेट्स। अब देखिए यहाँ पर सिंगापुर की स्टडी हुई है, उसमें प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया जो है अगर उसने प्रेजेंट लॉकडाउन यहाँ पर 16 मई तक कंटिन्यू किया, हाँ हम 17 तक कर रहे हैं बोलो, तो 16 मई तक कंटिन्यू किया तो 97% ऑफ द कोविड जो है उससे फ्री हो जाएगा 21 मई तक, मतलब 16 तक रखे तो 21 तक फ्री हो जाएगा, ऐसे कैसे। फिर यहाँ पर आप देखिए कैटेस्ट्रॉफिक डिक्लाइन जो है प्रोडक्शन में और सेल्स में वो हमें देखने को मिला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज़ में या फिर सेल होता है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। शार्प डिक्लाइन जो है गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इसमें भी हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ क्यों हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम जब यहाँ पर कुछ खरीदेंगे, हमने यहाँ पर कोई गाड़ी खरीदी, उसके लिए हमने जीएसटी पे किया, जीएसटी कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब यहाँ पर कोई खरीद ही नहीं रहा है तो यहाँ पर जीएसटी पे नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों की इनकम बंद हो गई है, इनकम टैक्स बंद हो गया है। कॉर्पोरेट अगर देखोगे आप तो उनको लॉस हो रहा है तो उनको भी कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम जा रहा है सरकार के पास, तो सरकार का रेवेन्यू जो है वो शार्प डिक्लाइन हो गया है। उसी के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री में जो लोग हैं उनके वहाँ पर बिजनेस जो है ठप पड़े हुए हैं, उनके वहाँ पर कामकाज ठप पड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेमिटेंसेस है वो भी यहाँ पर कम हो गए हैं। उसी के साथ जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया है, इसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हमारा ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें फेस जो है वो करना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए। अब देखिए बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी अगर आप देखोगे तो वही ब्ला 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 है कि हमारे कंट्री में ये हो रहा है ना वो हो रहा है, चाइना ने ये नहीं किया ना, हमारी ये फाइंडिंग हुई है। और बेसिक फाइंडिंग यहाँ पर इस आर्टिकल के जरिए बताई गई है कि इंटरनल फैक्टर्स नहीं है ना, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि सेपरेट इमरजेंसी फंड यहाँ पर क्रिएट किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, और उसी का बजट दिया जाना चाहिए जिससे कि जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर मीट किए जा सके सेफ्टी नेट्स के लिए। पहला है काय के लिए सरकार ने पैसा इकट्ठा करना चाहिए, काय के लिए सरकार ने इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिससे कि जो एम्प्लॉयर्स है उनकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मीट हो सके, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है तो बट ऑब्वियसली उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर मीट की जा सके। दूसरा यहाँ पर आता है कि जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि वो लोग भी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मीट करने के लिए काफ़ी नई चीज़ बता दी यहाँ पर इन्होंने, है ना, जो हमने अभी तक कभी देखी ही नहीं और दिमाग में तो किसी की आई नहीं होगी। तो यहाँ पर
ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर एक नई भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है ऑथर के द्वारा कि दोनों चीज़ों के लिए सरकार ने यहाँ पर सेपरेट इमरजेंसी फंड जो है वो यहाँ पर बनाना चाहिए। अब यहाँ पर किस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो देखिए सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों यहाँ पर कैश उनके पास नहीं है, तो वो कहाँ से इमरजेंसी फंड बनाएंगे यार। मतलब हम तो बोल रहे हैं कि बना दो बना दो बना, कैसे बनाएंगे, उनके पास भी तो पैसे नहीं है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो यहाँ पर ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है। ट्रेजरी बिल मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने ट्रेजरी बिल इशू किया, इसकी फेस वैल्यू एक बॉन्ड की तरह रहता है जिसकी फेस वैल्यू 100। अब ये मोस्टली क्या करते हैं कि इसे डिस्काउंटेड रेट में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सनी पाजी आ गए, हाँ सनी पाजी बोल रहे हैं पापा मुझे चाहिए, तो यहाँ पर जो मतलब सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर रहेगी 80 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब क्या है, 80 रुपीज़ में यहाँ पर ये जो चीज़ है उसे बेच देंगे सनी पाजी को, फिर ये सनी पाजी क्या करेंगे, 100 रुपये में जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तब ये खरीद लेंगे। पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ ट्रेजरी बिल जो है किस पर डिपेंडेंट रहेगी, मतलब ये जो रहेगी ट्रेजरी बिल की वैल्यू ये किस पर डिपेंडेंट रहेगी, ये रहेगी अपॉन द लॉस ऑफ नॉमिनल जीडीपी पर मंथ। जो भी यहाँ पर लॉस नहीं है यार, लॉस है क्या, लॉस ऑफ नॉमिनल जीडीपी पर मंथ, जो भी लॉस हुआ है यहाँ पर हमारे जीडीपी को पर मंथ, और रेट ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर लोग जो है कितना सेव कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, मतलब ये जो एक तरीका यहाँ पर बताया गया है, तो ये तरीका हमें देखने को मिलता है केनेशियन मल्टीप्लायर का, ठीक है। केनेशियन मल्टीप्लायर जो उसके द्वारा दिया गया है। अब देखिए इस पर मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अब क्या है, ये कोर हमारा इकोनॉमी नहीं है, तो इसीलिए मतलब टॉपिक इकोनॉमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँ तो उसने क्या कहा था, उसने बेसिकली कहा था जो नेशनल इनकम है वो इज इक्वल्स टू रहना चाहिए नेशनल आउटपुट के, इज इक्वल्स टू यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड रहती है, ठीक है, जितनी भी डिमांड्स है उसी के साथ साथ यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इसके बारे में भी उसने बात की थी। एग्रीगेट डिमांड भी रहता है, एग्रीगेट सप्लाई भी रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिक यहाँ पर ये जो चीज़ बताई गई है कि ये कैसा रहना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग ठीक है चलो मैं बता देता हूँ। अभी कैसा है बेसिकली देखो, अब थोड़ा ग्राफ के जरिए हम देख लेते हैं, यार जगह है कि थोड़ी कहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पर जगह है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कैसा है कि अगर हम ये ग्राफ निकालें, ठीक है, ये ग्राफ निकालते हैं बेसिकली, अगर बेसिक थियरी देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कांस की थियरी भी एक आती है, ठीक है, दोनों थियरी इंटररिलेटेड देख के हम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तो इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट अगर आप 100 का बढ़ा रहे हो, तो आपका आउटपुट जो है, इकोनॉमी जो गेन होती है वो 100 की ही नहीं होगी, सिर्फ इकोनॉमी जो है वो मल्टीप्लायर में होगी, हो सकता है 1000 में हो जाए। तो ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, अब फॉर से कि यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम, ये इकोनॉमी के जो लेक्चर्स रहेंगे ना उसमें मैं आपको इतना डिटेल में समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, मतलब अच्छे जो हमारे एग्जांपल होते हैं ना एक्टर्स एक्ट्रेसेस से लेकर, वो सब यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देखो नेशनल इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है ये इस तरीके से एक जा रही है, ये क्या है, ये इस तरीके से एक ग्राफ हम बना रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर आप सोच लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड जो है, मतलब बट ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी, है ना, डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि एग्रीगेट डिमांड ये जो है ये यहाँ पर है, क्लियर है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर आ रही है, और उसके हिसाब से हमारे पास जो इनकम है वो कितनी आ रही है, इनकम आ रही है इतनी, ठीक है। ये हो गई हमारी इनकम 1 और ये हो गई एग्रीगेट डिमांड 1, क्लियर है। अब फॉर से कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो ये है क्या बोलते हैं उसको, ये बढ़ा दिया है, क्या बोलते हैं यार उसको अपना, ये बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, क्लियर है, ये हो गई इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है हमारी, इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इतनी, ठीक है, इसे हम ए बोल देते हैं, इतनी बढ़ी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इतना जो इनकम है वो बढ़ जाएगा, मतलब एक्चुअली इनकम इतना बढ़ जाएगा। अब आप ये ए के मुकाबले ये वाला देखो, ये जो बी है, ये ए और बी सेम है क्या, नहीं, ये जो बी है काफ़ी ज़्यादा है। तो यही ये बोला गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज करते हो तो फिर उसके बाद जो इनकम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। किसी में भी आप देखिए, आप अगर 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे आपको रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि सरकार जो उन्होंने क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स देख के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि इनकम जो है, इकोनॉमी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। बस यही चीज़ है, आपको इतना क्रक्स ध्यान में रखना है। बाकी जो चीज़ें डिटेल में, वो जो टेक्निकल टर्म्स होती है, एमपीसी बोलिए, एमपीएस बोलिए, ये जो मल्टीप्लायर के फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसी के साथ एडी बोलिए, एएस बोलिए, तो ये रियल नेशनल इनकम बोलिए, ये सारी चीज़ें
चीज़ें हम इकोनॉमी के इसमें अच्छी तरीके से देख लेंगे, बाकी यहाँ पर हमें इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एकदम लेमन लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लायर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी जगह थी यार। तो चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है प्लॉटिंग द रिवाइवल, प्लॉटिंग द रिवाइवल। अब यहाँ पर जीएस पेपर 3 के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि नए सेट ऑफ प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर हमें लाने चाहिए, जिससे कि हमें यहाँ पर एग्जिस्टिंग आईबीसी फ्रेमवर्क जो उसे रिजॉल्व कर सके, नए यहाँ पर लाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अभी अभी हमने पिछले इसमें मतलब यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब फिर से आ गए, इन्होंने पिछले इसमें बोला था कि यहाँ पर आईबीसी फ्रेमवर्क जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वो क्या करता है, जो भी एनपीए इंक्रीज हो रहे हैं उसके बारे में देखता है, वो सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आईबीसी अकेला सब कुछ नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉम्प्ट यहाँ पर एक्सपायरी कॉज के साथ कोई चीज़ लानी पड़ेगी। वो कौन सी है, वो है स्पेशल नॉन एडवर्जरी प्रोसीजर, स्पेशल नॉन एडवर्जरी प्रोसीजर, ये यहाँ पर लेकर आओ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने क्या बोला है, ये देखिए आईबीसी अगर आप करोगे बोले, ठीक है, मतलब अभी क्या होने वाला है, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी क्या होने वाला है कि जो भी फर्म्स है वो लॉस में जा रहे हैं। बहुत सारे फर्म्स ने मोरेटोरियम जो है वो क्लेम कर दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम यहाँ पर आपको जो किस्त है वो नहीं दे सकते हैं। अब उनका पैसा एनपीए में जाएगा नहीं 3 महीनों तक, लेकिन फिर यहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा जून के बाद, अगर वो पैसा नहीं पे कर पाते हैं तो फिर वो तो लॉस में जाएंगे। अब सोचिए आप कि अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो कोई भी जो कंपनी है वो अगर अभी ये टाइम पीरियड में पैसा अगर नहीं पे कर पा रही है, ये टाइम पीरियड में अगर किस्त नहीं दे पा रही है, तो जून के बाद कहाँ से दे देगी, उसके बाद सीधा कैसे क्या उनके पास पैसा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे जो फर्म्स है उनके लिए यहाँ पर स्पेशल नॉन एडवाइजरी प्रोसीजर लाने की बात की गई है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको करना क्या है कि फटाफट तरीके से यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं, जो कंपनीज है जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है और जो यहाँ पर पैसे नहीं पे कर पा रही है, उनसे यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व कर लो कि क्या आप में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना आपको और पैसा लगता है। अगर जेन्युइनली उनकी कोई प्रॉब्लम है तो और उन्हें पैसा दे दो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं भैया तो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उन पर आईबीसी जो है वो यहाँ पर रिजॉल्व कर लो। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई फटाफट तरीके से, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर वो आईबीसी में रिजोल्यूशन के लिए भेज देना चाहिए। फिर आईबीसी क्या करेगा, आईबीसी रिजोल्यूशन देखेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है तो उसकी नीलामी हो जाएगी उस कंपनी की। और यहाँ पर मेक श्योर हमें करना है कि जो लोगों ने मोरेटोरियम लिया हुआ है या फिर जो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमें हरासमेंट नहीं करना है, उनकी हरासमेंट नहीं करना है। नहीं तो क्या, हरासमेंट करोगे तो कंपनी वैसे ही डूब जाएगी, हमारा देश वैसे ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो इसलिए हरासमेंट नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि बैंक जो उन्हें मैक्सिमम रिकवरी मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो बैंक को मैक्सिमम रिकवरी जो है वो दिला दिया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द। यहाँ पर जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे उतना प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। तो ये हमारी खूबसूरत धरती जूम करते तो भारत जो है वो देखने को मिलता है, और उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये है वो स्टेट, ये है वो राज्य जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, तो वो है बिहार, कैपिटल पटना, है ना। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का है। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।